हिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी की कक्षा में हैं। ज्योग्राफी में हम लोग जिस महत्वपूर्ण बिंदु को पिछले दिन देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाना है और इसी क्रम में हम लोग आज भारत के भौतिक विभाजन और भौतिक विभाजन के क्रम में तटीय मैदान, द्वीप और मरुस्थल को हम लोग देखेंगे एक एक करके। छोटा खंड है और इस छोटे खंड को आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि भौतिक विभाजन में जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है वो पर्वत और पठार से अधिक होती है, मैदान उसके बाद ही आता है, क्योंकि पर्वत और पठार के तहत कई पहाड़ियाँ भी हैं और परीक्षा के प्रश्न का स्वरूप उसी रूप में होता भी है, जिसकी संपूर्ण व्याख्या पूर्व के दिनों में आपके समक्ष की गई है। हमारी आज की कक्षा जो रेस्ट पार्ट है भौतिक विभाजन में, जिसको हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं, और फिजियोग्राफी की कड़ी में आज तटीय मैदान को देखेंगे। तटीय मैदान का आशय यहाँ यह है कि भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे हैं और समुद्र तट के किनारे जो मैदानी इलाका है उसको हम लोग तटीय मैदान के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। और इसको हम लोग, चूँकि भारत की तटरेखा काफ़ी लंबी है, 7516 किलोमीटर और मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है, तो भारत की जो लंबी समुद्र तटीय रेखा है उसकी आधार पर हम लोग जो उसकी भू आकृतिक प्रक्रिया है उस आधार पर तटीय मैदान को 2 भागों में बांटकर देखते हैं, एक पश्चिमी तटीय, दूसरा पूर्वी तटीय। तो हमारी आज की कक्षा का सेंट्रल थीम तटीय मैदान ही है और सब तो छोटे छोटे खंड हैं, मरुस्थल और द्वीप, ये सब तो छोटे खंड हैं और उसको हम लोग आज देखेंगे। आरंभ करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले तटीय मैदान। तटीय मैदान लिखेंगे। भारत की तटीय क्षेत्र काफ़ी लंबी है, तटीय क्षेत्र काफ़ी लंबी है, तटीय क्षेत्र काफ़ी लंबी है। 9 राज्य और 7516 किलोमीटर, 9 राज्य ऑब्लिक 7516 किलोमीटर, 9 राज्य और 7516 किलोमीटर, 9 राज्य और 7516 किलोमीटर, ठीक है, में यह क्षेत्र विस्तारित है, जिसे 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। लिखो 7516 किलोमीटर और 9 राज्यों में यह तटीय मैदान विस्तारित है, जिसे 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 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, ठीक है। एक भाग है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए, अब ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यदि आप समुद्र तट का आपको आइडिया होगा तो दमन द्वीप से हम शुरू करते हैं। दमन द्वीप, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये जो आपका मान लिया ये जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र आपका क्या है, यहाँ दमन द्वीप से शुरू कीजिए, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तो ये जो आपका क्षेत्र है ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और यह मैदान अपनी अपनी कृषिगत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जैसे गोवा जाएंगे तो नारियल अधिक मिलेगा, महाराष्ट्र में इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए
तो महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान है वो प्याज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, कपास के लिए जाना जाता है। और उसका जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र, वो तेल के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा रोज़ मैं कहता हूँ ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी में मछली, सीप और अन्य जो संसाधन है, पॉलीमेटेलिक एलिमेंट्स, जो कोबाल्ट और निकेल है, उस कड़ी में उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान, फिर आप कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ चंदन का लकड़ी मिलेगा, कॉफ़ी की खेती होती है वहाँ। केरल जाएंगे तो केरल मालवाड़ तट जो है वो मसाला के लिए जाना जाता है। और केरल में एक डेली आपको 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, किसी न किसी का, आज तो 2 हुआ है, केमिस्ट्री का भी बचा हुआ था तो सही समय पर मैंने उसको ले लिया। और उसमें हम एक ट्रॉफी के जिक्र करते हैं, नेहरू ट्रॉफी, जो पूना मादा कयाल पे संपन्न होता है। और ये जो नेहरू ट्रॉफी है, इसका संबंध नौकायन से है, और यह प्रतियोगिता केरल मालवाड़ तट पे ही होती है। और इस तरह से यह पश्चिमी तटीय मैदान की महत्वपूर्ण फीचर है, जिसे आपको याद करके रखना है। तो लिखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के तहत दमन द्वीप, दमन द्वीप, दमन द्वीप, गोवा का तट, गोवा का कोंकण तट, गोवा का कोंकण तट जो महाराष्ट्र से भी संबंधित है, कोंकण तट जो महाराष्ट्र से भी संबंधित है, और कर्नाटक एवं केरल का मालवाड़ तट, या ऐसे लिखो, कर्नाटक का कन्नड़ तट और केरल का मालवाड़ तट, केरल का मालवाड़ तट अति महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लो, दमन क्षेत्र है पहला, दमन का क्षेत्र, इसके बाद उसी दमन के क्षेत्र के पास है गुजरात का कच्छ, उसको छोड़ दो। गोवा में आ जाओ, गोवा का है कोंकण का तट, कोंकण का तट, गोवा का कोंकण का तट है जो महाराष्ट्र तक विस्तारित है, जो महाराष्ट्र तक विस्तारित है। कर्नाटक का कन्नड़ का तट और केरल का मालवाड़ का तट, और केरल का मालवाड़ का तट उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। इनमें फिर लिखेंगे, इनमें कोंकण तट नारियल के लिए, 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 मेरी ओर देखिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। कोंकण तट नारियल के लिए एवं कन्नड़ तट, 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 कन्नड़ तट कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में मालवाड़ तट, मालवाड़ तट जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है, जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ एक विशेष स्थल आकृति, और यहाँ एक विशेष स्थल आकृति कयाल बनता है, और यहाँ एक विशेष स्थल आकृति कयाल बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कयाल बनता है, कयाल। तो
तो पूछेगा कयाल जो स्थल आकृति है किस तट पे बनता है? मालाबार याद रहेगा तो मालाबार, नहीं याद रहेगा तो जो मारना होगा मारिएगा ही। तो कयाल, यह क्षेत्र मछली पकड़ने, लिखेंगे यह कयाल क्षेत्र मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह कयाल क्षेत्र मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हर वर्ष नौकादौर बल्लम कल्ली ऑब्लिक नौकादौर बल्लम कल्ली ऑब्लिक नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली नौकादौर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन पुन्ना मादा में किया जाता है। 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 कहाँ किया जाता है? पुन्ना मादा में किया जाता है। पुन्ना मादा कयाल में किया जाता है। और ये किसी भी स्थिति में भूलिएगा नहीं, ये VBI है। नेहरू ट्रॉफी, बल्लम कल्ली, कयाल, पुन्ना मादा, हर संभव स्थिति में इसको याद करके रखना है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आइए पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय हो गया। पश्चिमी तटीय में जो याद रखना है सो याद करने के लिए मैंने कह दिया है। अब पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान में लिखेंगे यह मैदान पश्चिमी तट के तुलना में अधिक चौड़ा है। यह मैदान पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अधिक चौड़ा है। अधिक चौड़ा है जिसके तहत कोरोमंडल तट तमिलनाडु और कोरोमंडल तट तमिलनाडु, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। कृष्णा और कावेरी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु कृष्णा और कावेरी के बीच में धान के लिए प्रसिद्ध। धान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच उत्तरी सरकार का मैदान है। उत्तरी सरकार का मैदान है। किसके बीच? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। भारत का जब मैप देखिएगा तो सबसे पहले तमिलनाडु देखिएगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश देखिएगा। तेलंगाना समुद्र तट से जुड़ा हुआ नहीं है। और फिर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा देखिएगा, फिर बंगाल देखिएगा। यही पूर्वी तट है। और पूर्वी तट में दो ही सबसे महत्वपूर्ण है, एक कोरोमंडल और दूसरा उत्तरी सरकार।
कोरोमंडल क्या है? कावेरी और कृष्णा के बीच का क्षेत्र तमिलनाडु में कोरोमंडल, जो धान के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद आंध्र और उड़ीसा के बीच में उत्तरी सरकार है, हालांकि वो भी चावल के लिए ही जाना जाता है, ठीक है कि नहीं। जो कृष्णा और महानदी के बीच में है, उत्तरी सरकार कौन से दो नदी के बीच में है? कृष्णा और महानदी के बीच में है, तो वो भी लिख देंगे। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार कृष्णा, कृष्णा और कावेरी के बीच में है, क्या सॉरी, कृष्णा और महानदी के बीच में है, बीच में। बस ठीक है। अब आइए पैराग्राफ चेंज। पूर्वी तटीय क्षेत्र में डेल्टा बनता है, अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन उभरा होने के कारण, उभरा समझते हैं ना, उभरा हुआ, थोड़ा सा उदला हुआ रहेगा। उभरा हुआ मतलब कोई क्षेत्र है थोड़ा सा उठ गया, नहीं, तो उभरा हुआ होने के कारण इस क्षेत्र में पतन की संख्या कम है, पतन की संख्या कम है। उभरा होने के कारण इस क्षेत्र में पतन की संख्या कम है, पतन की संख्या कम है। बस तो ही था तटीय मैदान की मूल बातें, पश्चिमी और पूर्वी, उसी को याद करके रखना था, जो मैंने अभी आपको बताया कि आज की कक्षा छोटी लेकिन महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों की तरह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इन बातों को ध्यान में रखना आपकी मजबूरी है। अब आइए, दूसरा भाग क्या था? द्वीप समूह, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थल। तो द्वीप समूह नाम से ही स्पष्ट है, द्वीप समूह मतलब कि ऐसा सागरीय क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या है? पानी और बीच में स्थल है, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और भारत में जो द्वीप की संख्या है वो आज की तारीख में बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह 572 द्वीप एनसीईआरटी में अंकित किए गए हैं, ठीक है। और इस द्वीप का जो विस्तार है उसके विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और याद रखिएगा कि हमारी बंगाल की खाड़ी के द्वीप को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। जब अंडमान निकोबार को आप देखिएगा तो दो भागों में ऐसे भी बटा हुआ है, कभी मैप को ढंग से जाकर देखने का प्रयास करिए तो दिक्कत नहीं होगी। इसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी को जैसे विश्व का आर्कियोपेलिगो इंडोनेशिया को कहते हैं, इंडोनेशिया के में सबसे अधिक द्वीप है, 13,000 द्वीप। उसी तरह से भारत का जो द्वीप है वो अधिकांश बंगाल की खाड़ी में। इसलिए यदि पूछे कि भारत का आर्कियोपेलिगो किसको कहेंगे तो अंडमान निकोबार को कहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाई जाती है, कहाँ? बैरन आइलैंड में। जो 50 बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई गई, तो बैरन आइलैंड। कहाँ? बैरन आइलैंड निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और याद रखिए कि अंडमान निकोबार की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, जबकि लक्षद्वीप, हिंद महासागर के दो भाग, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। और अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह आपका किससे हुई है? तो प्रवाल भीति से हुई है, जबकि अंडमान निकोबार की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। तो लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, द्वीप भारत का आर्कियोपेलिगो, भारत का आर्कियोपेलिगो बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है।
ठीक है। भारत में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप हैं, और इस कड़ी में 2 द्वीप समूह प्रमुख है, एक रीची, दूसरा लेबरिंथ लिखेंगे। और इस कड़ी में 2 द्वीप समूह महत्वपूर्ण है। 2 द्वीप समूह महत्वपूर्ण है, एक है रीची और दूसरा है लेबरिंथ। पहला है रीची, दूसरा है लेबरिंथ। ठीक है। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार की उत्पत्ति ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। अंडमान निकोबार की उत्पत्ति ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। अंडमान निकोबार की उत्पत्ति ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड है। कौन आइलैंड है? बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड। फिर आगे लिखिएगा, भारत का अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भारत के अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है। प्रवाल भित्ति से बना है। प्रवाल भित्ति से बना है। कौन से भित्ति से बना है? प्रवाल भित्ति से बना है। प्रवाल भित्ति से बना है। और इसके समीप मालदीप है, जिसको लेकर अभी इतनी चर्चा हुई थी। और इसके समीप कौन है? मालदीप है। इसके समीप कौन सा देश है? मालदीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है,
ध्यान में रखें, ध्यान में रखें कि पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से 2 भागों में बटा है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से 10 डिग्री चैनल से पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से 2 भागों में बटा है। 2 भागों में बटा है, उत्तर में अमीनी और दक्षिण में कनानोड़े। उत्तर में अमीनी और दक्षिण में कनानोड़े। उत्तर में अमीनी, उत्तर में अमीनी और उसके दक्षिण में कनानोरो, कनानोरो है। एनसीईआरटी फैक्ट है, इसीलिए याद करके रखिएगा। एनसीईआरटी नहीं रहता तो फिर हवा भी नहीं लगने देते, ठीक है। तो यही आपका द्वीप समूह है और इतनी बात द्वीप समूह में कम से कम याद रखेंगे। लेकिन नोट में 5 ऐसे द्वीप के विषय में बता दें जो जैसे वेलिंगटन द्वीप पूछ दिया, तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में, ठीक है कि नहीं। जैसे आपका कोलाबा द्वीप पूछ दिया, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है उसको नोट में लिख दीजिए। भारत के महत्वपूर्ण द्वीप, भारत के महत्वपूर्ण द्वीप जैसे सबसे पहला लिखिए वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन लिख दे क्या? वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन कहाँ है? ये है केरल में। ये है केरल में, वेलिंगटन द्वीप केरल, वेलिंगटन द्वीप केरल। दूसरा भाग इसका लिखेंगे कोलाबा महाराष्ट्र, कोलाबा महाराष्ट्र। व्हीलर उड़ीसा, व्हीलर, व्हीलर, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ? उड़ीसा, व्हीलर द्वीप उड़ीसा, ठीक है। इसका लिख देंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट, पुलिकट झील के निकट। आप लोगों ने 3 द्वीप का नाम कभी पढ़ा होगा जीवन में, तो रास, नील, हैवलॉक, ये तीनों द्वीप अंडमान निकोबार में है। लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया है? तो पहले लिख लो, ये तीनों द्वीप अंडमान में है और इसका नया नाम सुभाष शहीद स्वराज, और इसका नया नाम हो गया सुभाष शहीद और स्वराज। सुभाष शहीद और स्वराज, ये नया नाम है, यह नया नाम है, ध्यान रखिएगा। सुभाष, सुभाष शहीद और स्वराज, सुभाष शहीद और स्वराज। किसका, किसका नया नाम है? रॉस, नील और हैवलॉक का। रुक जाइए,
इसके अलावा कुछ द्वीप तो आप पहले ही पढ़ लिए, जैसे न्यू मुरे द्वीप पढ़ लिए थे ना, पश्चिम बंगाल। अभी कल भी शायद अन्य बातों में लिखाए थे कच्चा तीवु विवाद, कच्चा तीवु द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में। तो कई द्वीप तो पढ़ लिया। जो लेटेस्ट द्वीप है, जो रेलिवेंट है, जो चर्चा में है, समानता कमीशन में वही पूछता भी है। द्वीप की संख्या कम तो नहीं है, 550 द्वीप। लिखने लगेगा तो सुबह हो जाएगी। उसको पकड़ना होता है कि कौन सा द्वीप आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर नजर रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका द्वीप समूह भी क्या हो गया, द्वीप समूह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और द्वीप समूह के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बैरन था, जो आपको याद रखेंगे और एक नोट में लिख देंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में है। सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है। सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है। बस अब इसी क्रम में लास्ट आपको देखना है, और वो है भारतीय मरुस्थल। कितना आसान था आज का टॉपिक, ठीक है कि नहीं। तो भारतीय मरुस्थल में आइए। भारतीय मरुस्थल, अब सुनिए, हमारे राज्य में 1000 मीटर पहले 1200 मिलीमीटर वर्षा होती थी। जलवायु परिवर्तन में घट गया और अब हो गया है 1000 के आसपास। फिर भी मिला जुला के पानी हमारे राज्य में उपलब्ध है। राजस्थान में चले जाएंगे, मैं अभी कुछ दिन पहले गया भी था, दूर दूर तक लोग नहीं नजर आएंगे। कहीं दूर दराके में एक पक्का का मकान है, पता नहीं किस लिए बनाया है, ठीक है कि नहीं। जो भूमि की कंडीशंस है वो भी आपका सब बैरन टाइप का पड़ा हुआ है। उतनी लंबी चौड़ी क्षेत्र में जो है, सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा भी है। बिहार में क्या है, बिहार वहाँ जमीन की कीमत सस्ती है। हमारे यहाँ जमीन की कीमत क्या है, जमीन के लिए तो कटने मटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और उससे बड़ा बेवकूफ़ हम किसी को नहीं समझते कि जो जमीन के लिए, वो भी इतना के लिए, कटने मरने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लड़ ले तो लड़ ले। पता नहीं लोग अपने जीवन को इतना आसान क्यों बना दिए। खैर मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है। कितनी होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 150 से कम होगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ शुष्क क्षेत्र होगा। और जब शुष्क क्षेत्र होगा तो वनस्पति ही नहीं रहेगी। जब शुष्क क्षेत्र रहेगा तो वनस्पति नहीं रहेगी और धीरे धीरे क्या होगा, वो बैरन मरुस्थल में कन्वर्ट होने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो लिखेंगे मरुस्थल, जहां वर्षा 150 से कम होती है, जहां वर्षा 150 से कम होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति भारत के राजस्थान और लद्दाख में देखी जाती है। ऐसी स्थिति भारत के राजस्थान और लद्दाख में, पढ़े भी थे लद्दाख में कि देश का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिए। फिर आइए,
नेक्स्ट कौन है भाई? इसके बाद आ जाइए। अब तो यह स्थिति देखी जाती है। लेकिन मरुस्थल के विषय में कहा जाता था कि मेसोजोइक एरा में यह समुद्र का हिस्सा था। एनसीईआरटी फैक्ट है, और हमने शायद टेस्ट में दिया भी है। मेसोजोइक एरा में यह समुद्र का हिस्सा था, और इसकी पुष्टि आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क से होती है। तो पहला तो यही याद रखिएगा कि काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ है, तो आकल में है। और इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। आज जैसे बताए ना हिमालय में कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथी सागर था, और भारतीय प्लेट की संख्या 7 है। 2 प्लेट आपस में टकराई, और आपस में टकराने के कारण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, यह सबसे पहले इसको वेगनर ने दिया था। बाद में तुजो विल्सन इसके जनक माने गए, मॉर्गन ने इसके सिद्धांत को दिया था। प्लेट टेक्टोनिक का ये 3 बातें याद रखेंगे, कॉपी के ऊपर में लिख लोगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह का, महाद्वीपीय बहाव के प्रणेता, महाद्वीपीय बहाव के प्रणेता, महाद्वीपीय बहाव के प्रणेता महाद्वीपीय बहाव के प्रणेता महाद्वीपीय बहाव के प्रणेता वेगनर ने दिया था। वेगनर ने दिया था। वेगनर ने दिया था, लेकिन इसके जनक तुजो विल्सन को कहा जाता है। लेकिन इसके जनक तुजो विल्सन को कहा जाता है। तुजो विल्सन तुजो विल्सन को कहा जाता है। याद रहे, तुजो लिखो ना, तुजो, तुजो विल्सन को कहा जाता है। लेकिन याद रहे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संपूर्ण प्रतिपादन मॉर्गन ने किया। मॉर्गन और मैकेंजी ने किया। मॉर्गन और मैकेंजी ने किया। ठीक है, मॉर्गन और मैकेंजी ने किया। लेकिन याद रहेगा, सबसे पहले महाद्वीपीय बहाव के प्रतिपादन करता। आजकल परीक्षा में एक दिन बताएंगे भी, नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभववाद, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको याद रखना है। और सारे सिद्धांत एनसीईआरटी में वर्णित है, और वो बीपीएससी के दृष्टि से भी जाने जाते हैं। ऐसे में मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी में यदि कुछ भी वर्णित है तो उसको 20 बार पढ़ लो, वो पूछेगा ही। आज नहीं तो कल आकल, जहाँ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि समुद्र, और जैसलमेर के ब्रह्मसर से कि इस बात का प्रमाण मिलता है कि आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कभी समुद्र था। और ये जब पूछेगा तो आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत होगी, क्योंकि आप ही बनाने की स्थिति में रहेंगे और इनमें से एक से अधिक पर टिक लगाएंगे, क्योंकि वो दोनों देगा। ए आकल प्रमाण के रूप में देगा, दूसरा ब्रह्मसर जैसलमेर, तीसरा कुछ और दे देगा, चौथा इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक पर आपको विचार करना होगा। तो यदि अच्छे से पढ़िएगा तो याद रहेगा, नहीं पढ़िएगा तब तो जो मन में आता है बनाते ही हैं। आप ही में से 10-20 लड़के 80% बनाता है कि नहीं बनाता है? तो जो मेहनत करेगा, जो याद करके आएगा,
अभी भी मैंने केमिस्ट्री देखा है, कई लड़कों का 23, 24, 25, 23, 24 था। ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है कि आपने उतनी बातों को याद करके रखा, सारा का सारा लगभग पढ़ा हुआ था। एक आध दो तो एप्लीकेशन वो सब तो चलता रहता है हमेशा। चलिए लिखिएगा, क्या लिखे नीचे आज जहाँ उल्लेखनीय है कि आज ये लिख देंगे, लिखेंगे उल्लेखनीय है कि आज जहाँ रेगिस्तान है, आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ मेसोजोई काल में समुद्र हुआ करता था। वहाँ मेसोजोई काल में समुद्र हुआ करता था, जिसकी पुष्टि आकल के काष्ठ जीवाश्म पार्क से, आकल के काष्ठ जीवाश्म पार्क से एवं जैसलमेर के ब्रह्मसर से इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मसर से इसकी पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है? मरुस्थल की पुष्टि होती है। ठीक है, होती है। हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती है। जैसे हिमालय में जाइएगा तो गार्ज मिलेगा, भी आकार की घाटी मिलेगी। नदी क्षेत्र में जाइएगा तो एस्चुरी और डेल्टा मिलेगा। उसी तरह से मरुस्थल में जाइएगा तो बरखान मिलेगा। तो बरखान क्या होता है? रेतीला टीला। कल भी शायद बताए थे कि बरखान क्या होता है? रेतीला टीला होता है। तो हर जगह की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। और तथ्यों के दृष्टि से भारतीय मरुस्थल जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या घनत्व में विश्व का सबसे सघन मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान है, भारतीय मरुस्थल है। हालांकि इसका विस्तार पंजाब हरियाणा तक है, लेकिन मुख्य रूप से यह उस मरुस्थल जो है वो राजस्थान तक ही सीमित है। और शीत मरुस्थल आपका कहाँ तक सीमित है? वो है लद्दाख में, जिसकी जानकारी पूर्व के दिनों में दी भी गई है। इस राजस्थान में एक नदी है जो अंतःस्थलीय नदी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका नाम है लूनी। वो अंतःस्थलीय नदी का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ लवणीय झील मिलते हैं, सांभर, डिडवाना, ये सब यहाँ के प्रमुख झील के रूप में जाने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जितनी बात अभी हमने किया है इसको आप लेखनी में लाएंगे तो लिखिए। भारतीय मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, वह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, जो अरावली के उत्तर पश्चिम में है। जो अरावली के उत्तर पश्चिम में है। जो अरावली के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, जो अरावली के उत्तर पश्चिम में, अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट, लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। जबकि
सांभर, जबकि सांभर, जबकि सांभर, डिडवाना, जबकि सांभर, सांभर देखो ना, सांभर कल भी लिखी थी, सांभर डिडवाना, सांभर डिडवाना, सांभर डिडवाना, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जागो, हम लिखाए हैं सांभर, लिखते हैं जागो, सांभर, सांभर लिखने नहीं आता है, अरे भाई महान छी यहाँ सब। सांभर, इडली सांभर नहीं खाए हैं कभी, डिडवाना, सांभर डिडवाना, लवणीय झील, सांभर डिडवाना लवणीय झील, सांभर और डिडवाना लवणीय झील, सांभर और डिडवाना एवं पोखरन, एवं पोखरन, एवं पोखरन, पोखरन थार मरुस्थल के तहत ही आता, अभी पढ़े थे ना पोखरन, पोखरन थार मरुस्थल के तहत ही आता है, पोखरन थार मरुस्थल के तहत ही आता है, थार मरुस्थल के तहत ही आता है। अति महत्वपूर्ण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में लूनी एकमात्र अंतःस्थलीय नदी भी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में लूनी, लूनी, लूनी एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है भारत की। एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है, इसका मतलब समझते हैं? अंतःस्थलीय नदी का मतलब होता है कि जो बीच में ही लुप्त हो जाता है। सामान्यतः नदी कहाँ गिरती है? सागर या महासागर, खाड़ी इत्यादि में गिरती है, लेकिन ये ऐसी है कि लुप्त हो जाती है, पानी रहता नहीं है इसमें, बीच में कहीं लुप्त हो गई, इसलिए इसको अंतःस्थलीय कहते हैं। पानी आया तो फिर अपना गिरा अरब सागर में, नहीं आया तो नहीं गिरा। और साथ में मरुस्थलीय क्षेत्र में पलाया झील पाया जाता है। ये पलाया झील क्या है? ऐसा झील जिसका पानी खारा हो, लिखा भी है एनसीईआरटी में। पलाया झील का पानी कैसा होता है? खारा होता है, और जो नमक बनाने में क्या करता है? काम करता है। तो लिख देंगे पलाया झील, पलाया झील जिसका पानी खारा होता है, जिसका पानी खारा होता है, रेगिस्तान में ही, मरुस्थल में ही पाई जाती है, मरुस्थल में ही पाई जाती है, मरुस्थल में ही पाई जाती है, मरुस्थल में ही पाई जाती है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज भारत की भौतिक विभाजन, जो सबसे बड़ा अध्याय है और 3 से 4-5 क्वेश्चन तक आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक फैक्ट और कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया है। रोज कोशिश कीजिए कि अभी 2-4 दिनों तक रोज आप इसको देखेंगे, और कल या परसों जब 150 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की परीक्षा लेंगे तो आपको थोड़ा और दिमाग खुलेगा। अभी जो बंद दिमाग होगा उसको खोलने में वो 150 क्वेश्चन की परीक्षा काम देगा। अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो फिर उसकी तैयारी हो रही है, आप फिर एग्ज़ाम देंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण अध्याय भारत की नदी, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति इत्यादि में धीरे धीरे करके, अब जितने चैप्टर हैं नदी को छोड़ करके, नदी मैं 2 क्लास में लेता हूँ, अदरवाइज सारे चैप्टर एक दिन का होता है, कि जब जिस दिन कक्षा चलेगी उस दिन वो चैप्टर समाप्त हो जाएगी। जय हिंद,
तो इसीलिए आज कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं था। 8 बजिया का 8:30 बजिया का, चूँकि सारा काम तो मैं पिछले दिन ही कर लिया था, तो इसीलिए आज आप निश्चिंत होकर अब घर जा सकते हैं। चूँकि नया चैप्टर है तो नया चैप्टर कल ही देखेंगे। रुक जाओ। केवल कुछ मरुस्थल का नाम लिख लो नोट में, इतना जल्दी थोड़ी होना। वही तो हमको लगा सर कि आप लिखेंगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल। अच्छा, पहले 1 मिनट इसको देख लीजिए। ये जो 2 पन्ना पढ़े हैं उसको पहले एक बार देख लीजिए। एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। 2 मिनट में कम से कम एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान होगा। कौन है भाई? चलिए शुरू करें ना। चलिए लिखेंगे विश्व का मरुस्थल। विश्व का मरुस्थल सबसे पहला लिखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका में है, जो उत्तरी अफ्रीका में है। जो उत्तरी अफ्रीका में है, यह विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा,
दूसरा है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। नेक्स्ट, ऑलरेडी लिखे ही हो अभी। कौन? थार। तो लिख देंगे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत। टकला मकान, इसका टकला मकान कहाँ है? चीन में। टकला मकान चीन में। टकला मकान चीन में। टकला मकान चीन में है। टिक लगा दीजिए। तो सहारा, गोबी, थार, ठीक है। इसका एक इसके बाद है दस्त काबीर। दस्त काबीर, दस्त काबीर, दस्त काबीर कहाँ है? ईरान में। अच्छा, जिसमें भी दस्त लगा रहेगा ना, कई है, कई दस्त है। दस्त लॉट, दस्त काबीर, दस्त रस, जितने दस्त लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब कहाँ है? ईरान में। तो अंडरलाइन कर लो। अब ब्रैकेट में लिख दो सभी दस्त ईरान में। सभी दस्त ईरान में। सिर्फ दस्ते मार्गो छोड़कर, दस्ते मार्गो छोड़कर, दस्ते मार्गे छोड़कर। दस्ते मार्गो कहाँ है? अफगानिस्तान में। दस्ते मार्गे छोड़कर, दस्ते मार्गे छोड़कर। तो दस्ते मार्गे कहाँ है? तो आप यदि उतनी सारी बातों को ध्यान में करके रखते हैं, मुख्य रूप से किसमें? जो आपका मूल चीज है मरुस्थल में, तो मैं समझता हूं कि आपको कठिनाई नहीं होगी। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि मरुस्थल का जो मुख्य खाद्य पदार्थ वगैरह है वो सब तो ऐसे ही लोग जानता है। खजूर है, और ये जितना, या जट्रोपा का पौधा वगैरह सब, वो सब कहाँ उगता है? सब वो सब राजस्थान के क्षेत्र में ही होता है। या जितने छोटे पौधा है, कांटेदार वृक्ष है, जिसको हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, बॉटनी में भी पढ़ते हैं कि जहाँ पानी कम होता है वहाँ हम जीरोफाइटिक प्लांट लगाते हैं, मरुस्थलीय पौधा। और मरुस्थलीय पौधा क्या होता है? मरुस्थलीय पौधा छोटा होता है, कांटेदार होता है। हम लोग क्या पौधा छोटा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पानी, और पानी के कारण जो मिट्टी में नमी है वो हमारे पौधे के विकास में क्या करता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन राजस्थान में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए जट्रोपा, बायोडीजल, ये भी लिख देना एक ठो कॉपी के ऊपर में। रतन जोत, रतन जोत या रतन जोत या जट्रोपा, जट्रोपा या बायोडीजल, या बायोडीजल, या बायोडीजल रेगिस्तान के क्षेत्र में ही, रेगिस्तान के क्षेत्र में ही होते हैं। रेगिस्तान के क्षेत्र में ही होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? रेगिस्तान के क्षेत्र में ही होते हैं। तो यही आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया, एक लिख देना जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट, अभी लिखे थे ना, जीरोफाइटिक।
जीरोफाइटिक प्लांट, ये भी मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल में ही पाया जाता है। जीरोफाइटिक प्लांट मरुस्थल में ही उगता है। अच्छा, लिथोफाइटिक कहाँ उगता है, कौन बताएगा? और लिथोफाइटिक कहाँ उगता है? हाँ जी, चट्टान पर उगता है। वेरी गुड, ये चट्टान पे होता है, रॉक पर। लिथोफाइटिक चट्टान पे उगने वाले पौधे हैं। जीरोफाइटिक मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उन बिंदुओं को देखा। दो पहले पचाना भी है, जितना पढ़े हैं उसको पचा लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। लगभग अभी तो हम लोग 5 से 10% ही पढ़े हैं, और अभी 90% आपकी 80 से 90% ज्योग्राफी आपकी बची हुई है, जिस पे धीरे धीरे रोज़ जब आप पढ़ते हैं 2 से 2.5 घंटा, तो 5%, 4%, 3% करके क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और अगले 15-20 दिनों में, 15-20 कक्षा में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं, और चैती छठ के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, जो आपको बताया भी गया है कि छुट्टी उट्टी भूल जाइए। अब मेरे मन में ऐसा कभी आएगा तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सामान्यतः छुट्टी उट्टी को भूल जाइए, आराम से रहिए, ठीक है। और जो आपको रूटीन भेजा जाता है उसके अकॉर्डिंग टू काम करिएगा। अब कुछ लोग चले जाते हैं तो अपने भोगेंगे, कोई दोबारा तो अब होगा नहीं, ठीक है कि नहीं। और इतने बड़े बड़े भाग हैं कि दोबारा संभव भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत शॉर्ट में आपको करके छोटा सा थोड़ा सा बता करके निकल जाएंगे, सो भी नहीं है। यह संस्था पढ़ाने के कारण जाना जाता है। आप पढ़ना न पढ़ना तो छात्रों के इच्छा शक्ति और उसके प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। जय हिंद, थैंक यू, खुश रहिए, बहुत बड़ा